हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुबिन। तो हम सुन रहे हैं वॉरेन बफे की कहानी कि कैसे एक गरीब फैमिली का बच्चा बड़ा होकर के वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन जाता है। तो इससे पहले का जो हमने पार्ट 1 बनाया था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 कि बेंजामिन इन्हें रोक रहे थे कि सारा पैसा एक ही कंपनी में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वॉरेन बफे ने रिस्क लिया। लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद डर भी रहे थे। लेकिन लकीली क्या हुआ, 1950 में इकोनॉमी की रिकवरी हुई, जिससे कंपनी फिर से प्रॉफिट बनाने लग गई और वॉरेन बफे को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। 1956 में वॉरेन बफे बेंजामिन की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन बेंजामिन का क्या है, इन्वेस्टमेंट से मन उब गया था। तो ये क्या चाहते थे कि अब जो पैसा है उसको लेकर के अपनी लाइफ आराम से जी जाए और रिस्क वाला काम ना करें। अब वॉरेन बफे कंफ्यूज हो गए क्या करें। तो इन्होंने क्या किया, 25 साल की उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म खोली। तो ये फिर न्यूयॉर्क से दोबारा ओमाहा आ गए। यहाँ आके उन्होंने अपनी बफेट पार्टनरशिप फर्म खोली। इतना पैसा होने के बाद भी तो इन्होंने कोई किराए का ऑफिस नहीं लिया, ना कोई एम्प्लॉय रखा। तो इन्होंने अपना जो पुराना घर था उसी में काम शुरू किया और खुद ही अपने काम को हैंडल किया। तो स्टार्टिंग में इनके 7 पार्टनर्स थे, जिसमें फैमिली मेंबर्स और कुछ इनके दोस्त थे। तो पूरा मिला के जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी $1,05,000 थी। लेकिन वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट को देखकर धीरे धीरे इनमें और भी पार्टनर और भी इन्वेस्टमेंट आने लगी। वॉरेन बफे सिगार बट स्ट्रेटजी का यूज करते थे। तो इसमें क्या होता था कि जो एकदम डूब रही होती है कंपनी, यानी एकदम डाउनफॉल में चल रही होती है, जिसमें ताला लगने वाला होता है, ऐसी कंपनी को बाय कर रहे थे। तो इससे क्या था, सिगार बट मीन्स कि सिगार जो पी करके किसी ने फेंक दिया हो और एक दो कष्ट बचा हो, यानी तो थोड़ा बहुत उस कंपनी से निकल जाए, ऐसी कंपनी बाय करते थे। तो वो कंपनी जब अपने एक्चुअल वैल्यू में आती थी तो बहुत सारा प्रॉफिट देती थी। ये स्ट्रेटजी वॉरेन बफे के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई। तो 1960 में जो इन्होंने $1,05,000 से जो इन्वेस्टमेंट फॉर्म शुरू की थी, वो बढ़कर $7.2 मिलियन तक पहुंच गई। और वॉरेन बफे की खुद की जो नेटवर्थ थी वो $1 मिलियन तक पहुंच गई थी। तो बहुत सारे लोग इन पे भरोसा नहीं भी करते थे, क्योंकि देखने में उम्र के जरा छोटे लगते थे। तो उनको लगता था कि ये क्या काम कर देगा। तो जिन्होंने इन पे भरोसा किया उनको प्रॉफिट भी बहुत सारा हुआ। 1956 से 1968 तक इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को 29.5% का एवरेज रिटर्न दिलाया, जो रिटर्न जो है एफडी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा था। क्योंकि एफडी का रिटर्न अगर आज देखा जाए तो 5 to 6% है, जो उसके मुकाबले बहुत ज्यादा था। 10 साल तक इन्होंने अपने क्लाइंट की जो इन्वेस्टमेंट थी $44 मिलियन से $104 मिलियन तक ले गए इसको। 1962 में बर्कशायर हाथवे नाम की कंपनी, जो टेक्सटाइल कंपनी थी, वो ऐसे ही लॉस से गुजर रही थी, जो इनके सिगार बट स्ट्रेटजी में फिट बैठती थी। तो इन्होंने क्या किया, उसके इतने शेयर ले लिए कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर की लिस्ट में इनका नाम आ गया। फिर बाद में बफेट ने इसे $200 बिलियन में खरीद लिया, जो इनकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और सबसे बड़ी गलती ये मानते थे। इन्हें ये सीख मिली कि इमोशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने इस लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए बहुत कोशिश की। तो बहुत साल तक इन्होंने इस पे काम किया। जब बात नहीं बनी तो इन्होंने इसे सुधारने की सोची। तो 1967 में इन्होंने बर्कशायर हाथवे कंपनी को टेक्सटाइल से कन्वर्ट करके होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने लगे। इस तरह बहुत बड़े फेलियर को इन्होंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। मार्केट ऊपर चल रहा था और प्रॉफिट अच्छा चल रहा था। तब इन्हें अपने सेंटेंस याद आया कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। उस समय मार्केट बहुत ऊंचाई में था, तो इनको लगा अगर मार्केट नीचे आएगा तो मेरे इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप फर्म थी 1969 में बंद कर दी। और उस समय उनके पास था $25 मिलियन। तो यानी बहुत अमीर आदमी बन गए थे उस समय। अब उन्होंने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को चेंज करने की सोची और इसमें हेल्प किया उनके पार्टनर चार्ली मंगर ने। उन्होंने एडवाइस दिया कि फेयर कंपनीज को ग्रेट प्राइस में खरीदने के बदले ग्रेट कंपनीज को फेयर प्राइस में खरीदो। इसका मतलब यह था कि जो अच्छी कंपनियां हैं ऊंचे दाम में लेने के बदले अच्छी कंपनियों को जब गिर रही होती है कंपनी नीचे भाव में, तब हमें लेना चाहिए। इससे क्या है, आपका रिस्क कम होता है। तो यह आइडिया वॉरेन बफे को बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह की कंपनियां वॉरेन बफे सर्च कर रहे थे। तो उनको आगे जाके कोको कोला कंपनी मिली। उस समय कोको कोला ब्रांड छाया हुआ था और कोई भी ब्रांड उससे कम्पीट नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने $1 बिलियन में कोको कोला में 6.2% के शेयर खरीदे। इसके अलावा अमेरिकन एक्सप्रेस, वाशिंगटन पोस्ट, बर्कशायर हाथवे के जरिए इन्वेस्टमेंट करी। जो इनकी नई स्ट्रेटजी थी वो इनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। तो 1990 में इन्होंने जिलेट में $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, जो 24 महीने बाद बढ़कर $850 मिलियन बन गया। इसके बाद मैकडोनाल्ड, पीएनसी बैंक, नेट जेट प्राइवेट एविएशन जैसी बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करी, जिससे 1990 में इनकी जो नेटवर्थ थी $3.3 बिलियन थी, जो 1999 में बढ़कर के $36 बिलियन तक हो गई। इसके बाद ही ए ग्रेड कंपनियों में इन्वेस्ट करते थे, जैसे 2005 में वॉलमार्ट और 2008 में गोल्डमैन सैक्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया और बैंक ऑफ अमेरिका के 13% शेयर खरीदे। तो इससे इनको बहुत प्रॉफिट हुआ। तो इससे इनको इतना प्रॉफिट हुआ कि 2008 में $62 बिलियन की नेटवर्थ से ये वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए थे।
अब आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसे का ये क्या करते, तो इन्होंने 2006 में अपनी वेल्थ का 80% चैरिटी फाउंडेशन में डोनेट कर दिया। वहीं 2020 में इन्होंने 80% को बढ़ाकर 99% कर दिया। यानी जब वो चले जाएंगे, यानी जब उनका देहांत हो जाएगा, उसके बाद उनकी जो सारी प्रॉपर्टी का 99% जो है वो चैरिटी में चला जाएगा। अपनी लगभग सारी वेल्थ डोनेट करने से ये पता चलता है कि वॉरेन बफेट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के साथ साथ एक महान इंसान थे। कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी रही, कैसे उनकी लाइफ की जर्नी रही, और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।